जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज ये हिस्ट्री स्पेशल सीरीज़ है। क्लास 4th है, ये क्लास 1st, 2nd एंड 3rd आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसमें एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश की है। देखिए, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले इट इज़ नॉट पॉसिबल और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि जाकर के एनसीईआरटीज़ पढ़ें, लेकिन आप ये वीडियोज़ ही अगर देखते हैं ना तो दीज आर मोर देन इनफ, क्योंकि ये एकदम एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और मैंने 6-7 बार उन एनसीईआरटीज़ को पढ़ के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार पूछी जा रही हैं, जहाँ से ज़्यादा जो है कि क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहीं से चीज़ें उठाई गई हैं। तो वीडियोज़ आर मोर देन इनफ, तो आप इन वीडियोज़ को देखें, सीरीज़ को फॉलो करें एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम। आइए शुरू करते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ही बेसिक सा टर्म है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड टू रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। मतलब कि इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है कि उन किताबों को ढूंढो और पढ़ो। कौन सी किताबों को? जो आज से 100 साल 200 साल पहले लिखी गई थी, है ना। पास्ट में जो किताबें लिखी गई थी, आज से पास्ट में जो किताबें लिखी गई थी, उन किताबों को, उन बुक्स को ढूंढो और पढ़ो। तभी तो हमें उस समय की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां पता चलेंगी ना। अगर आज मैं कोई किताब लिखती हूँ तो मैं आज की धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पे और इन घटनाओं पे जो है कि इनके बारे में किताबों में जिक्र करूँगी, वर्णन करूँगी। तो आज से फ्यूचर जनरेशन, 100-200 साल बाद वाली जो जनरेशन है, अगर वो इन किताबों को पढ़ेगी तो उसे 2020 की ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि भैया हम किताबों से और हिस्ट्री से क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अब ये जो किताबें थी, ये जो पास्ट में लिखी गई किताबें हैं, इनको बोलते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब क्या होता है? हैंग। और स्क्रिप्ट मतलब आपको पता है, जो लिखने की फॉर्म को स्क्रिप्ट कहते हैं। तो आज से जो पास्ट में पुराने 100-200 साल पहले जो किताबें लिखी गई, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है वो लिखी किस पर जाती थी। आज के जैसे कॉपीज, रजिस्टर्स होते थे, हम जाकर के स्टेशनरी से लेकर आते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो हमारे पूर्वज थे, फोरफादर्स थे, वो पेड़ों की पत्तियों पर लिखते थे। तो कौन से पेड़ की पत्ती पे लिखते थे? क्वेश्चन ये आता है। तो वो पेड़ था पाम लीफ। कौन सा पेड़ था? पाम लीफ पे, पाम लीफ की जो है कि मतलब पाम लीफ, पाम की पत्तियां होती थी और उस पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। इसके अलावा स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बिर्च। बिर्च नामक एक पेड़ होता था जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है। उसकी बार्क पे, उसकी छालों पे, है ना, उस बिर्च नामक पेड़ की छालों को तैयार किया जाता था निकाल करके, और उस पे लिखी जाती थी, ठीक है ना। तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि पाम लीफ और बिर्च नामक पेड़ की छाल पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और ये बिर्च नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन कैसे भी इधर उधर करके पूछ सकता है। आगे देखते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। हमने कल या परसों की क्लास में इंस्क्रिप्शन डिस्कशन किया था, क्या होते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। जैसे देखा होगा ना आपने बुक्स वगैरह में, ऐसे हिस्ट्री की बुक कभी खोली हो तो देखा होगा ऐसे एक हार्ड सरफेस होता है, कोई चट्टान है, कोई रॉक है, और उस पर ऐसे खुदाई सी ऐसे दिखती है। तो यही होता है इंस्क्रिप्शन। जब किसी हार्ड सरफेस पे, वो चाहे स्टोन हो, वो मेटल हो, उस पर अगर कुछ लिखाई की जाती है, राइटिंग्स होती हैं, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ये कौन करवाता था? हम, आप नहीं जी, ये राजा, जो किंग्स होते थे, वो इंस्क्रिप्शंस जो है कि उनके ऑर्डर्स पर ये इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे। और उस पर क्या होता था? किंग्स के ऑर्डर्स होते थे। इंस्क्रिप्शंस पर किंग्स के, राजाओं के आदेश होते थे, ऑर्डर्स होते थे। और ये आदेश, ऑर्डर्स किसके लिए होते थे? पब्लिक के लिए होते थे, ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके। सिर्फ देख पढ़ सके? नहीं। क्यों देखे पढ़े? ओबे करने के लिए, उनको पालन करने के लिए, है ना। तो समझ आई इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। टाइम कम है, इसलिए जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतिहास को बहुत सारे नहीं, मेनली 3 समय में, पीरियड में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पैलियोलिथिक पीरियड क्या है? देखो, ये जो पैलियो है, इसका ही मतलब क्या होता है? ओल्ड। इसका मतलब होता है ओल्ड। और लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन या चट्टान। यानी कि इसको बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन पीरियड, मतलब पूरा पाषाण काल। आई गेस मैंने सही गेस किया, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। अब इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं
कि ये सबसे पहले तो टाइम पीरियड ही पूछ लेंगे। तो पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। मतलब आज प्रेजेंट से मैं बात करूं तो आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये पैलियोलिथिक पीरियड शुरू हुआ और ये ख़त्म कब हुआ? 12,000 साल पहले तक। मतलब ये इसका टाइम स्पैन है, ये 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? 12,000 ईयर्स अगो तक ये चला, तब ख़त्म हुआ। तो अब ये देखिए कितना बड़ा, अभी यहाँ पे तो मैंने छोटा सा दिखा दिया, लेकिन 2 मिलियन से लेकर के 12,000 साल पहले कितना लंबा टाइम कवर करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ हिस्ट्री, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% भाग, 99% समय कहते हैं कवर करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक इन तीनों में से कौन सा पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का 99% भाग कवर करता है? तो वो कौन है? पैलियोलिथिक पीरियड। भैया 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक कितना लंबा काल है। ठीक है, इसमें बस यही जानना है। इसके अलावा इसमें ये जान लेते हैं कि ये इसका नाम क्यों दिया गया। तो ये मैंने बता ही दिया है, इसका नाम इसलिए दिया गया, इसका नाम में छुपा है ओल्ड और चट्टान, लिथिक मतलब चट्टान। तो इसका नाम पैलियोलिथिक इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय क्या हुआ, स्टोन टूल्स का यूज़ करना शुरू हो गया था। स्टोन टूल्स खोजे जा चुके थे, उनको प्रयोग करना शुरू हुआ था। भले ही वो बड़े भद्दे किस्म के थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, शार्प नहीं थे और उनमें चमक नहीं होती थी, लेकिन स्टोन टूल्स डेवलप हो चुके थे। इसके अलावा दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड भाई कब शुरू हुआ? देखो पैलियोलिथिक पीरियड जो है ये कब तक चला? 12,000 साल पहले। ठीक है, तो मेसोलिथिक कब शुरू होगा? पैलियोलिथिक एंड हो रहा है 12,000 साल पहले, तो मेसोलिथिक शुरू हो रहा है 12,000 साल पहले। तो द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब कि पैलियोलिथिक पीरियड के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंजेस आने शुरू हो गए, थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ना शुरू हुई, तो ग्रासलैंड्स डेवलप हुए। तो उन ग्रासलैंड्स पे डिपेंड रहने वाले कुछ एनिमल्स लाइक कैटल्स, गोट्स वगैरह भी डेवलप होना शुरू हुए। तो इस तरह हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए। तो उस इन्वायरमेंटल चेंजेस से ही मेसोलिथिक पीरियड का आगाज हो जाता है 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले। और इसका टाइम स्पैन क्या है, ये कब से कब तक है? तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक ये हमारा मेसोलिथिक पीरियड चलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाली है कि मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनाए गए उनको क्या बोला गया? वो जो टूल्स बनाए गए थे वो कैसे थे? जनरली टाइनी। कैसे थे? जनरली इस पीरियड में जो भी टूल्स बनाए गए टाइनी थे, छोटे छोटे थे। और इनको बोला क्या गया? इनको बोला गया माइक्रोलिथ्स। क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। एकदम स्टार कर लो, ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनाए जाते थे वो कैसे होते थे? टाइनी होते थे और उनको बोला क्या जाता था? उनको माइक्रोलिथ बोला जाता था। गेट इट? तो समझ आ गई पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक आई गेस नवपाषाण काल, आई गेस। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम अबाउट, ये देखो मेसोलिथिक कब खत्म हुआ? 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, तो यानी कि मेसोलिथिक खत्म हो रहा है 10,000 साल पहले। अब यहीं से शुरू होगा हमारा नियोलिथिक। तो नियोलिथिक कब शुरू हो रहा है? 10,000 साल पहले शुरू हुआ और अब तक चला आ रहा है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, मतलब कि हमको बस इतना याद रखना है कि अब से 10,000 साल पहले नियोलिथिक शुरू हुआ। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो है कि अभी हम थोड़ा सा ये ऐसे समरी देख लेते हैं टाइम पीरियड वाला। पैलियोलिथिक 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। फिर मेसोलिथिक ये 12,000 पे ख़त्म हो रहा है, मेसोलिथिक 12,000 साल पहले शुरू होगा। तो 12,000 टू 10,000 और नियोलिथिक 10,000 टू बी कॉन्टिन्यूड। ठीक है, तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इतनी दफ़ा समझा ही दिया है तो आई गेस क्लियर होगा। आगे देखते हैं कुछ साइट्स हैं। क्या है? साइट्स। इन साइट्स को क्या बोलते हैं? पुरा स्थल बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पे ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस जहाँ से हमें कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, ऐसे कि हमें उनसे पता चलता है कि यहाँ पे हमारे फोरफादर्स, हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, तो उनको बोलते हैं पुरा स्थल या फिर साइट्स। तो कुछ साइट्स को हमें पढ़ना है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुरनूल केव्स,
अब ये कुरनूल केव क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस कुरनूल केव से हमें क्या मिला है, ट्रेसेस ऑफ ऐश, राख के अवशेष, ट्रेसेस मिले हैं। मतलब इससे पता चलता है कि आग की खोज हो गई थी। यानी कि अगर पूछा जाए कि फायर, आग की जो खोज है वो हो चुकी थी, ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमें कुरनूल केव से पता चलता है। क्यों? क्योंकि कुरनूल केव से हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, राख के अवशेष या फिर ट्रेसेस मिले हैं। समझ आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश से क्या मिला है, तो जो मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश की केव्स हैं, गुफाएं हैं, क्या है, केव्स, उन गुफाओं से, उन गुफाओं पे हमें क्या मिली है, रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, गुफाओं में क्या होते हैं, रॉक, चट्टानें ही तो होती हैं, तो उन चट्टानों पे पेंटिंग्स करी हुई मिली हैं। और इन पेंटिंग्स में क्या है, वाइल्ड एनिमल्स। बेसिकली कैसी पेंटिंग थी ना, कुछ ऐसी कि कोई एक एनिमल है, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी बिल्कुल नहीं है, कि समझ लो कोई एनिमल है और इसके पीछे कोई आदमी भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली है हमको, कहाँ पे, गुफाओं से, मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश की। और ये पेंटिंग्स बहुत ही फाइन थी, बहुत ही अच्छी थी। फाइन मतलब बहुत बहुत सलीके से बनी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। तो ये मेरे जैसी नहीं थी ओके, तो बहुत ही अच्छी थी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ लेता है। आगे, पटने, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, वहाँ से हमें क्या मिला है, तो ऑस्ट्रिचेस, ऑस्ट्रिचेस होते हैं ना, तो ऑस्ट्रिचेस जो है कि पैलियोलिथिक पीरियड में पाई जाती थी, इस बात के हमको क्या मिले हैं, कह सकते हैं सबूत मिले हैं, है ना। कैसे, तो लार्ज ऑस्ट्रिच, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच के एग शेल्स, एग तो मिलेंगे नहीं इतने सालों बाद, ऑब्वियस सी बात है यार, एग के शेल्स मिले हैं, ठीक है ना, एग के शेल्स मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं, पटने, महाराष्ट्र के पटने से। तो हमको पता चलता है कि ऑस्ट्रिचेस इंडिया में कब पाई जाती थी, तो पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस इंडिया में पाई जाती थी। कौन से पीरियड में पाई जाती थी ऑस्ट्रिचेस इंडिया में, पैलियोलिथिक पीरियड में। ये बात ध्यान रखनी है। और ये बात हमें कैसे पता चलती है, हमें पता इस वजह से चलती है क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में ऑस्ट्रिचेस के एग शेल्स हमको मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, पटने, महाराष्ट्र से मिलते हैं। तो इन तीनों साइट्स के स्क्रीनशॉट ले लें आप और इनको ध्यान रखें। कुरनूल केव, ट्रेसेस ऑफ ऐश, मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश की केव, गुफाओं से रॉक पेंटिंग्स मिली हैं जो कि बहुत ही फाइन थी, ब्यूटीफुल थी, वाइल्ड एनिमल्स की थी। पटने, महाराष्ट्र से ऑस्ट्रिचेस के एग मिले हैं जो कि दर्शाते हैं कि इंडिया में जो ऑस्ट्रिचेस हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड में पाई जाती थी। डन, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी साइट्स हैं, हंसकी, कर्नाटका। यहाँ से क्या मिला है, अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। यहाँ से भी हमें बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं, लेकिन ये साइट्स कैसी थी, ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि साइट्स क्या होती हैं, पुरा स्थल क्या होते हैं, जहाँ से हमें कुछ, जैसे कि कुरनूल केव एक तरह की साइट है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे राख के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। तो मतलब कि कुछ चीज़ें, कुछ अवशेष मिलते हैं, चाहे वो अवशेष क्या क्या हो सकते हैं, वो कोई बोन्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई अनाज, ग्रेन हो सकता है, या फिर कोई एनिमल की बोन तो हो ही गई, ग्रेन हो गया, कुछ भी और भी कुछ, कोई टूल्स हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमें मिली हुई प्राप्त होती हैं, तो उसी जगह को साइट्स कह देते हैं। तो हैबिटेशन साइट होती हैं जहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन फैक्ट्री साइट क्या होती हैं, जहाँ पे टूल्स वगैरह बनाए जाते थे, है ना। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मतलब क्या, ऐसी साइट्स जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और साथ साथ अपने टूल्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो ऐसी साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है। तो हमें ये बताना है कि हंसकी, कर्नाटका से हमें बहुत सारी कौन सी साइट्स मिली है, पैलियोलिथिक साइट्स मिली है। एक बात ये ध्यान रखनी है, लेकिन ये साइट्स कैसी थी, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हंसकी, कर्नाटका से हैबिटेशन साइट्स मिली हैं कि फैक्ट्री साइट्स मिली हैं कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिली हैं, तो कौन सी मिली है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, मतलब वहाँ पे लोग रहते भी थे, टूल्स वगैरह भी बनाते थे। आगे की बात करते हैं, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तो ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से हैबिटेशन साइट्स मिली हैं।
यहाँ से कौन सी साइट्स मिली है? हैबिटेशन साइट्स, मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे, राइट। हैबिटेशन साइट्स वो साइट्स होती हैं जहाँ पे लोग रहते थे। फैक्ट्री साइट्स वो साइट्स होती हैं जहाँ पे लोगों ने, हमारे फोर फादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने टूल्स वगैरह बनाए थे। और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स वो होती हैं जहाँ पे लोग रहते भी थे और साथ में टूल्स भी डेवलप करते थे। समझ आ गई? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें हैबिटेशन साइट्स मिली है, वहाँ पे लोग रहते थे। अब कहाँ पे रहेंगे? उस साइट्स में क्या था? वहाँ पे नेचुरल केव्स थी, गुफाएं थी, और क्या थे? रॉक शेल्टर्स थे। और ये कहाँ से मिले? हमें विंध्यास से मिले हैं और डेक्कन प्लेट्यू से मिले हैं। और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं कौन से रिवर के पास में है? नर्मदा वैली के पास में। आपको पता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब हमारे इंडिया के सेंटर में, हमारे इंडिया के सेंटर में है मध्य प्रदेश। और वहाँ से ही कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा रिवर गुजरती है। तो ये कहाँ, तो ये जो है कि साइट्स किसके पास होंगी? कौन सी वैली के पास होंगी? कौन सी रिवर के पास होंगी? तो नर्मदा, राइट, वेरी क्लियर। और विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू भी वहीं आसपास है। ये बात समझ आ गई? क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारी बुरज़ाहम कश्मीर। ये साइट क्यों बहुत प्रसिद्ध है? तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं? ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस हैव बीन फाउंड हियर। मतलब झोपड़ियों और घरों के, हट होती है ना झोपड़ी, और घरों के यहाँ से हमें ट्रेसेस मिले, अवशेष मिले। तो पीपल, यहाँ पे लोग क्या बनाते थे? पिट हाउस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग क्या बनाते थे? पिट हाउसेस बनाते थे। अब ये पिट हाउसेस क्या होते हैं? विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। मतलब इसको क्या करते हैं ना, ज़मीन में खोद करके बनाते हैं, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते, सीढ़ियाँ होती हैं, फिर सीढ़ियाँ नीचे अंदर अंडरग्राउंड घर की तरफ ले जाती हैं हमें, तो उसको क्या बोलते हैं? पिट हाउसेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पिट हाउसेस के ट्रेसेस हमें कहाँ से मिले हैं, कौन सी साइट से मिले हैं? तो हमें बताना है कश्मीर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुरज़ाहम कश्मीर से मिले हैं। इसको याद करने की एक इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता सकती हूँ कि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए लोगों ने क्या किया होगा? पिट हाउसेस बनाए, ज़मीन में गड्ढा खोद करके पिट हाउसेस बनाए और अंदर जा कर के रहते थे। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। तो आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें ये याद रखना है कि कुकिंग हर्ट्स, मतलब कि जो खाना पकाने के लिए अंगीठी यूज़ की जाती थी, तो वो क्या है ना, घर के बाहर भी मिली है और घर के अंदर भी मिली है। हट जो होती थी उसके बाहर भी मिली है और उसके अंदर भी मिली है। तो इसका ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, मौसम के अकॉर्डिंग जो है कि लोग घरों के बाहर भी खाना बनाते होंगे और घरों के अंदर भी, जैसे गर्मी में बाहर बना लेते होंगे, ठंड में अंदर बना लेते होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि बुरज़ाहम कश्मीर से हमें हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं, साथ में पिट हाउसेस के ट्रेसेस भी कहाँ से मिले हैं? बुरज़ाहम कश्मीर से मिले हैं। और यहाँ पे कुकिंग हर्ट, जो खाना पकाने के लिए अंगीठी वगैरह यूज़ की जाती थी, घर के बाहर घर के अंदर दोनों मिलती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी साइट डाउज़ली हैगिंग। अब यहाँ से हमें क्या मिला है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये साइट जो है कि दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। मतलब ब्रह्मपुत्र वैली के पास, ब्रह्मपुत्र वैली के पास ये साइट पहली बात तो हमको मिली है। इसके अलावा ये क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार, और चाइना और म्यांमार जाने वाले रास्ते के पास है ये। तो स्टार पॉइंट कर लीजिए, ये हमें याद रखना है कि ये जो साइट है वो किसके पास में है? दिस इज़ द साइट ऑन द हिल्स। ऑन द हिल्स, ये हिल्स पे साइट है और किसके निकट है, किसके पास है? ब्रह्मपुत्र वैली के पास है और क्लोज टू रूट्स, और उन रास्तों के पास है जो कि चाइना और म्यांमार को जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ से क्या मिला है। यहाँ से स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे मॉल्टर्स हो गए, पेस्टल्स हो गए। ठीक है, यहाँ से स्टोन टूल्स कौन से मिले हैं? मॉल्टर्स और पेस्टल्स। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता था। इसके अलावा यहाँ से बहुत ही प्रीशियस स्टोन मिला है जिसको ज़ैदीक कुछ बोलते हैं, ज़ैदीक कुछ भी बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रहा था मुझे, ज़ैदीक बोल देते हैं। ये मिला है और कह सकते हैं कि ये शायद, मतलब अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है ये कहाँ से आया था, ये चाइना से आया था। क्यों? अब ये चाइना बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि भाई ये चाइना और म्यांमार के रूट के पास ही पड़ता है ये साइट, तो इसी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ मिली है? टूल्स मिले हैं जो कि फॉजिल वुड के बने होते थे। फॉजिल वुड आपको पता है क्या होता है?
होती है ना कि बहुत सालों से जो है कि जो सड़े गल जाते हैं उससे उसको ही बोलते हैं फॉसिल वुड। आजकल फॉसिल फ्यूल्स आप टर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी स्पेशली ये साइट है, हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र वैली के पास है, ब्रह्मपुत्र वैली के पास है और चाइना और म्यांमार के रूट के पास है। यहाँ से हमें स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। एक मीन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी। और इसके अलावा एक स्पेशल स्टोन मिला है जैदीक, जिसको कि जो है कि हो सकता है चाइना से ये आया हो। इसके अलावा यहाँ से फॉसिल वुड भी मिली है। ओके, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। डन, आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़, माई फेवरेट एंड आई गेस वेरी वेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मेहरगढ़ बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है, पूरा स्थल है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें, तो पढ़ते हैं। दिस साइट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ, सबसे पहले हमको लोकेशन भी जाननी होती है क्योंकि कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट हैं तो उनकी लोकेशन होता है कि ऑफन पूछ लेते हैं। तो दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ये एक उपजाऊ मैदान में लोकेटेड थी, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती होंगी कि नहीं, ऑब्वियसली होती होंगी, फर्टाइल प्लेन में थी। नियर द बोलान पास, बोलान पास, पास मतलब क्या होता है, दर्रा। बोलान पास के निकट ये मेहरगढ़ साइट मिली है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट टू ईरान, जो कि ईरान जाने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है। कौन, बोलान पास, राइट। तो इसके पहले वाली जो साइट थी वो ब्रह्मपुत्र वैली के निकट थी और वो कौन से रूट में थी, चाइना और म्यांमार। और यहाँ पे हमको देखना है ये जो मेहरगढ़ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बोलान पास के निकट है, फर्टाइल प्लेन पे थी और इसके अलावा कौन सा रूट है इंपॉर्टेंट यहाँ से, ईरान का, ठीक है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर मेन एंड वीमेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। अब मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मतलब कि मैन एंड वुमेन ने बार्ले और वीट वगैरह ग्रो करना शुरू किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शीप्स एंड गोट्स को भी रेयर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आज से 100-200 जितने भी साल पहले की बात हो रही है, तभी जो भी विलेजेस वगैरह, गांव वगैरह मिले, तो उनमें से मेहरगढ़ साइट एक ऐसी साइट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलेज है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। समझ आई बात। आगे देखते हैं, मतलब ये साइट बहुत ही पहले मिली थी। आगे देखते हैं मेहरगढ़ इंक्लूड, अब मेहरगढ़ में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या सिस्टम था वो देखते हैं। इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, यहाँ पे घर कैसे होते थे, कुछ इस तरह की पिक्चर बनी हुई थी बुक में, अगर आपने ध्यान, फिर से मैं बनाती हूँ, लाइक दिस इस तरह की कुछ पिक्चर बनी हुई थी। वो दिखा रहा है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग उनको नहीं समझ में आया, मतलब इसीलिए उन्होंने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लगाया कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस घर होते थे और उनमें 4 या फिर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे और उनमें से एक कंपार्टमेंट का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता था, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो मेहरगढ़ से कैसे घर मिले हैं, तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के घर मिले हैं जिनमें 4 या फिर उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे। इनमें से एक कंपार्टमेंट का यूज़ स्टोरेज के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ पे सब कुछ किया जाता रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसी संभावना होगी। इतिहास में इन शब्दों का प्रयोग करना मत भूलिएगा क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सब कुछ मान्यताओं पर ही आधारित है, राइट। आगे देखते हैं और क्या मिला है यहाँ से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। ब्यूरियल साइट्स क्या होता है, जहाँ पे लाइक लोगों को दफनाया वगैरह जाता है। कहाँ से मिली है, मेहरगढ़ से मिली हैं। यहाँ पे क्या होता था ना कि जो डेड पर्सन्स, लास्ट लाइन पढ़े, द डेड पर्सन्स वर बरीड विद गोट्स, मतलब जो लोग मर जाते थे उनको बकरियों, गोट्स के साथ बरी किया जाता था, दफनाया जाता था, ऑन विच with goats and which were probably meant to serve as food in next world मतलब समझ आई, उनको लगता था कि मर जाने के बाद एक दूसरी दुनिया होती है, नेक्स्ट वर्ल्ड होता है। तो मतलब कि जस्ट इमेजिन कि
कोई पर्सन है ए, अब ये मर गया, तो इसके जो फैमिली वाले हैं बी सी डी, अब वो सोचेंगे कि मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में जाता है। अब अगर ये दूसरी दुनिया में जा रहा है तो उसको फूड वगैरह की ज़रूरत होगी ना, तो ये इसके फैमिली मेम्बर्स उसकी फूड वगैरह के लिए साथ में गोट्स, बकरियों वगैरह को साथ में दफना देते थे। तो ये ऐसा कुछ वहाँ पे मेहर घर का सिस्टम था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बहुत सारी ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे हमें बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स मिली हैं, एक तो ऐसे पूछ लेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन करेगा कि ऐसी कौन सी साइट्स थी जहाँ से हमें ब्यूरियल साइट्स मिली और वहाँ पे डेड पर्सन्स के साथ साथ गोट्स को बरी कर दिया जाता था, बिकॉज लोग सोचते थे कि ये जो गोट्स हैं वो उन पर्सन्स को, डेड पर्सन्स को एज अ फूड सर्व करेंगी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो आपको बताना है भाई ऐसा मेहर घर में होता था, वहाँ के लोग ऐसा सोचते थे, राइट। तो मेरा फेवरेट टॉपिक है ये मेहर घर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहाँ पे पाया गया, इसकी ये जो साइट है कहाँ पाई जाती है, फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास, जो कि ईरान जाने का रूट है। और ये बहुत ही प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे सबसे पहले मैन एंड वुमेन ने बार्ले, वीट वगैरह ग्रो करना शुरू किया। यहाँ पे शीप्स एंड गोट्स को रेयर करना शुरू किया। और ये सबसे कह सकते हैं पुराना, सबसे पहला विलेज है, गांव है जिसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के घर मिलते हैं, उनमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें से एक कंपार्टमेंट का यूज़ स्टोरेज के लिए किया जाता है, स्टोर हाउस के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से ब्यूरियल साइट्स मिली हैं, हमने पढ़ा। ओके, चलो आगे। वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन। ओके, ट्राइब्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज कुछ चीज़ें मैंने ट्राइब्स के बारे में इसमें ऐसी पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ पॉइंट्स मुझे रियली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एज अ ह्यूमन। मैं भी शेयर करूँगी वो बातें आपसे। तो ट्राइब्स क्या होती हैं, कहते हैं क्या कहते हैं ट्राइब्स को, जनजातियाँ कहते हैं ट्राइब्स को। तो यूजुअली 2 और 3 जनरेशन, 2 या 3 जनरेशन एक साथ रहते हैं एक छोटे से सेटलमेंट में। सेटलमेंट्स क्या होते हैं, जहाँ लोग रहते हैं उसे सेटलमेंट्स कहते हैं। एक छोटे से सेटलमेंट्स में या फिर गांव में, तो उन्हीं को क्या कह देते हैं, ट्राइब्स। मतलब 2 या 2 से अधिक जनरेशन से एक साथ रह रही हैं छोटे से गांव में, सेटलमेंट में, तो उसी को ट्राइब कहते हैं। तो क्या होता है, मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब अब 2 या 3 जनरेशन ही हैं तो ऑब्वियसली सारी फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है। तो इसी ग्रुप को, तो ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइब बोलते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक जनरेशन्स एक साथ एक छोटे से सेटलमेंट में, एक छोटे से गांव में रह रही हैं, जिनमें से जो फैमिलीज हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम ट्राइब बोलते हैं, राइट। अब इनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे ये अपना जीवन यापन करते हैं, लाइवलीहुड कैसे अपनी चलाते हैं, वो देखते हैं। तो मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब, जो ट्राइब के मेंबर्स होते हैं, फॉलो ऑक्यूपेशंस। कैसे ऑक्यूपेशंस, क्या करते हैं वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, हंटिंग, शिकार करते हैं, गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग क्या होता है, मतलब कि फॉरेस्ट से जो है कि फूड प्रोडक्ट्स को, जैसे फ्रूट हो गया, पेड़ों की छाल हो गई जो खाने योग्य होती हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने को गैदरिंग कहते हैं। तो हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग। हर्डिंग मतलब क्या, पशुओं को चराना और फिशिंग। तो मतलब कि जो ट्राइब्स होते हैं वो ट्राइब पर्सन्स क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या ऑक्यूपेशन होते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। इसके अलावा यूजुअली जो विमेन होती हैं वो एग्रीकल्चर का बहुत सारा काम करती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर का विमेन ही करती हैं। और लोग कहते हैं विमेन कुछ नहीं करती हैं, खाली बैठी रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ट्राइब्स में भी क्या होता है, विमेन बहुत ज़्यादा काम करती हैं, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम विमेन करती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते हैं। देखो कहते हैं बच्चे नालायक बैठे रहते हैं, बच्चे भी बहुत काम करते हैं। चिल्ड्रन क्या करते हैं, चिल्ड्रन टुक आफ्टर द प्लांट्स, वो प्लांट्स की देखभाल करते हैं। और इसके अलावा स्मॉल फ्लॉक्स की, स्मॉल फ्लॉक्स क्या होता है, मतलब जो एनिमल का छोटा सा कह सकते हैं झुंड होता है। तो एनिमल के छोटे छोटे ग्रुप को और प्लांट्स को कौन देख रेख करता है, चिल्ड्रन करते हैं। तो मेन क्या करते हैं, मेन क्या बैठे रहते हैं, जी नहीं। मेन क्या करते हैं, मेन यूजुअली लीड, किसको लीड करते हैं, लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। मतलब कि उन लोगों के पास बहुत सारे पशु होते हैं ना, तो उन लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल के बहुत बड़े झुंड को, हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड। तो एनिमल्स के लार्ज हर्ड को, झुंड को जो है कि ये जो मेन होते हैं वो पास्चर की तलाश में ले जाते हैं। पास्चर मतलब क्या,
घास वगैरह जो जहाँ पे उगती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, चारागाह। चारागाह की तलाश में लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स को लीड करते हैं, उसको ले जाते हैं कह सकते हैं, ठीक है ना। सबके ऑक्यूपेशन समझ में है, सबका अलग अलग क्या काम होता है। इसके अलावा बोथ मैन एंड वुमेन क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब मैन और वुमेन जो है कि क्लीनिंग एनिमल्स की साफ सफाई का काम करते हैं, मिल्किंग का काम भी दोनों साथ में ही करते हैं। इसके अलावा जो है कि मैन एंड वुमेन दोनों ही पॉट्स वगैरह भी बनाते हैं, साथ में बास्केट्स बनाते हैं और टूल्स और हग्स वगैरह भी साथ में बनाते हैं। इसके अलावा वो सिंगिंग डांसिंग में भी पार्टिसिपेशन करते हैं, डेकोरेटिंग देयर हग्स, और अपनी हग्स को भी, मतलब अपने घरों को, मतलब भले उनके घर पक्के नहीं है, हग हैं, लेकिन उसको भी सुंदर से सजा कर रखते हैं। ओके, कितनी अच्छी बात है। आप ऐसा करते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं भी नहीं करती। सम मैन आर रिगार्डेड, उनमें से कुछ मैन को लीडर्स बना दिया जाता है। अब किन मैन को लीडर्स बनाया जा सकता है? वो यंग भी हो सकते हैं, वो ओल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वो कोई वॉरियर भी हो सकता है, मतलब वॉरियर मतलब क्या, योद्धा। इसके अलावा वो कोई प्रीस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन थे, लेकिन मैंने लिखे नहीं। दिख रहा है कि नहीं? रुकिए एक मिनट। हाँ, ये कलर सही है। तो उनमें से जो लीडर होता है वो यंग भी हो सकता है, वो ओल्ड भी हो सकता है, वो कोई वॉरियर भी हो सकता है, यानी कि कोई योद्धा भी हो सकता है। इसके अलावा वो कोई प्रीस्ट या पुजारी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लीडर कोई भी हो सकता है। इसके अलावा जो ओल्ड वुमेन होती हैं वो रिस्पेक्टेबल होती हैं, ठीक है। उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, क्यों? उनकी विजडम के लिए, उनके एक्सपीरियंस के लिए। अब ओल्ड हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, तो उनको बहुत सारी बुद्धिमानी होगी ना, मतलब इतना कहते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, है ना। तो वो क्या है, वो उनकी विजडम ही है और एक्सपीरियंस ही है, और उसके लिए वो लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें और आपको भी करनी चाहिए। मैं करती हूँ, ठीक है ना। अपने घर में बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों में विजडम भी होती है, उनका एक्सपीरियंस भी होता है। एज वेल क्या होता है ना, जब बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी जो कहते हैं जो दिमाग होता है वो बच्चों की तरह काम करता है, मतलब वो जिद करते हैं हर बात की। तो हमें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, ये जो वैल्यूज़ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सीख के या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से, कोई बहुत रिच पर्सन बनना, कोई अच्छी पोस्ट डेजिग्नेशन पे पहुंचने से ज़्यादा अच्छा है ना एक अच्छा ह्यूमन बनना। तो आई डोंट वांट कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं से भी लेस ह्यूमन हो, वो बहुत अच्छे ह्यूमन हो। आई वांट, है ना। भले कुछ क्वालिफाई कर पाओ या ना, या मैं कुछ क्वालिफाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बट एक अच्छा ह्यूमन होना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लाइफ में वैल्यूज़ होना, उन वैल्यूज़ को फॉलो करना, राइट। और उन वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पीछे पीछे आएगा, लेकिन वैल्यूज़ ही छोड़ देंगे ना तो कुछ नहीं बचेगा। चलो ठीक है, आगे किसी दिन इस बारे में लेक्चर देंगे। तो हमने क्या बताया, जो ओल्ड वुमेन होती हैं अपने एक्सपीरियंस और विजडम के लिए रिस्पेक्टेबल होती हैं, रिस्पेक्ट की जाती है। उसके अलावा ट्राइब्स हैव, यही सारी रीजंस थे कि जिसकी वजह से मुझे इनका ट्राइब्स का कल्चर बहुत पसंद आया और मुझे इनके बारे में चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जो मैंने भी कहा था। तो ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन, इनके जो है कि बहुत अच्छे, रिच मतलब बहुत अच्छे, इनके बहुत अच्छे अपने अलग यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते, और इनके मतलब कुछ अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बुरे होते हैं, लेकिन इनके हमारे से अलग होते हैं। इसके अलावा इनके अपने अलग गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, राइट। अब ये आई गेस किसी पेड़ वगैरह की भी पूजा करते हैं, या समथिंग लाइक नेचुरल होता है, देवी कोई इंद्रदेव या समथिंग ऐसी कुछ पूजा करते हैं, यानी कि इनके गॉड एंड गॉडेसेस भी अलग होते हैं। ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप इट। ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीकेट में पता है ना, एक कैसे देता है कि एक सेंटेंस दे दिया, उससे रिलेटेड 1 2 3 4 सेंटेंसेस दे दिए, पूछेगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। ट्राइब से रिलेटेड पूछ लेगा कि ट्राइब से रिलेटेड इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा नहीं। तो ये जब जितनी गाथा पढ़े रहेंगे तभी तो वहाँ पे कर पाएंगे। तो ये कहानी नहीं है जो मैं बता रही हूँ कि हाँ अच्छी लग रही है तो मैं बता रही हूँ, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो समझ आई कि यानी कि ये जो ट्राइब्स होते हैं उनके अपने अलग भगवान और देवी देवता होते हैं। इसके अलावा देयर आर नो, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, देयर आर नो शार्प डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। मतलब कि ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, इनमें रिच और पुअर में कोई डिफरेंस नहीं होता कि कोई बंदा रिच है कोई पुअर। मतलब इनके जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना,
जो भी रिसोर्सेज होते हैं, इनके क्या रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज इनके होंगे, कोई तालाब है, पॉन्ड है, इसके अलावा क्या फॉरेस्ट, पूरा जंगल ही एक बड़ा सा रिसोर्स है, इसके अलावा वेल यानी कि कुआं, ये जितने भी इनके रिसोर्सेज हैं ना, ये पूरे सबके रिसोर्स होते हैं, किसी एक यूनिक पर्सन के रिसोर्स नहीं होते कि भाई ये मेरा पेड़ है, ये तुम्हारा तालाब है, ये मेरा कुआं है, ये चीज़ नहीं। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए हैं। वो किसके लिए हैं? वो फॉर ऑल, फॉर एवरीबडी, सबके लिए। और सब कैसे यूज़ करते हैं? शेयर करते हैं। सब क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दिस इज़ द थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि उनके रिसोर्सेज सबके लिए होते हैं, फॉर ऑल, और वो आपस में शेयर करते हैं, तेरा मेरा नहीं करते। इसमें ब्लैक पे कौन सा कलर अच्छे से दिखेगा? बार बार मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। तो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो किसके लिए हैं? फॉर ऑल, सबके लिए हैं। और वो क्या करते हैं? उनको शेयर करते हैं आपस में, ठीक है ना। तो ये जी स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट लिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पता होना, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पूछेंगे। कुछ और भी है, हाँ भी एक बचा हुआ है, सील एंड सीलिंग्स। तो मैं कह रही थी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेंगे, इन सारी गाथाओं में से भी कोई एक पॉइंट दे देंगे कि बताओ कि ये सही लाइन है कि नहीं। यू नो, आई गेस आपने पेपर देखा होगा, आपको पेपर पैटर्न पता होगा, तब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सील एंड सीलिंग्स क्या होते हैं भाई? सील्स क्या होते हैं? सीलिंग्स आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, और अभी भी प्रयोग होते ही होते हैं। तो सील्स क्या होती हैं? बेसिकली जैसे कि कोई एक चीज़ है, ठीक है, कुछ ऐसे हैंडल लगी है और ये कोई स्ट्रॉन्ग सरफेस है और इसके ऊपर कुछ ऐसे चित्र सा, कुछ ऐसे कहते हैं उभरा हुआ सा बना हुआ है। तो अब ऐसे उभरा हुआ बना हुआ है, अब इसको किसी भी चीज़ पे से ऐसे जोर से लगाते हैं तो इस पे जो चित्र है वो इसका पूरा छप जाता है। तो यही होती है सील। समझ, मेरी भावनाओं को समझे, इसको थोड़ा सा समझाना शब्दों में डिफिकल्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है यार। देखो, सील्स में हैव बीन यूज्ड, सील्स किस लिए यूज़ की जाती रही होगी? बिकॉज भैया इतिहास है, हमेशा ये शब्द यूज़ करना, मे हैव बीन यूज्ड, यूज़ की जा रही होती होगी, है ना। मतलब हम सब संभावनाओं में जी रहे हैं। टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स, मान लीजिए कि ये कोई पैकेट है, ठीक है ना, और इसमें कुछ सामान रखा है। अब ये सामान क्यों है, ये पैकेट क्यों बना है? भाई हमें व्यापार करना है, उस समय व्यापार भी होते थे, तो इस सामान को हमें कहीं पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो इसमें सामान है, तो इसके ऊपर सील का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं कि मान लो कि इसको आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज, के बैग क्लोज हो गया, ठीक है, और टाइड अप, अब इसको बांध दिया, एकदम तैयार है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? अ लेयर ऑफ वेट क्ले, गीली मिट्टी की लेयर लगा देंगे, गीली मिट्टी की। अब हमने, रुको, अब थोड़ा अच्छे से ही समझते हैं, मुझे मज़ा आ रही है हाँ, इसके ऊपर क्या किया? गीली मिट्टी की परत लगा दी, गीली मिट्टी की क्ले लगा दी। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? ऑन द नॉट, हाँ, नॉट के ऊपर जहाँ पे बांधा था ना उसके ऊपर ही गीली मिट्टी लगा दी, जैसे कि जहाँ पे बांधा था उसके ऊपर ही लगा दी। एंड प्रेस्ड ऑन इट, एंड सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। अब हम सील लेते हैं, तो ये हमारी सील है, ठीक है, ये हमारी सील है। तो इस सील को अब इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। तो इस सील को इसके ऊपर प्रेस कर दिया, ये सील है ना, ये सील है, इस सील को इसके ऊपर कस के प्रेस कर दिया, ऐसे दबा दिया, तो ये इसका निशान बन गया ना। मान लो ये कोई चित्र है तो इसका निशान बन गया। तो दिस इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। अब इसके इम्प्रेशन को, उस सील को यहाँ पे जब धब्बा लगाया गया तो इसके इम्प्रेशन को ही, इम्प्रेशन मतलब क्या? इम्प्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? इम्प्रेशन मतलब जो दिख रहा है वही समझो, जो दिख रहा है ना उसी को इम्प्रेशन कह रहे हैं। तो इसके इम्प्रेशन को ही क्या बोलते हैं? इसको ही क्या बोलेंगे? जो दिख रहा है सीलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सीलिंग बोलेंगे। तो सील क्या थी? ये सील थी, ये सील थी जो इस गीली मिट्टी के ऊपर प्रेस की गई दबा के, ठीक है ना, ताकि उसका जो इस सील पे सब चला गया, सॉरी जो उस सील पे बना हुआ था वो उसके ऊपर छप जाता, ठीक, छप गया होगा। तो वो था हमारा सील, और जो पूरा फिर इम्प्रेशन बन के तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड सीलिंग। अब ये क्यों करते थे कि मान लीजिए ये सामान है, इस सामान को यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पे नॉक है, यहाँ पे मान लो नॉक लगाई यहाँ पे कि बांध के तैयार हुआ, फिर इसके ऊपर सील विल लगाई। अब मान लो इस सीलिंग में कुछ गड़बड़ी निकली, यहाँ से खुदी हुई है, यहाँ से कुछ है, तो समझ में आ जाएगा ना कि इस
रास्ते में इसको ले जाते समय कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ी हुई है, छेड़छाड़ हुई है, तो इसीलिए सीलिंग लगाई जाती थी कि अगर ऊपर लगी हुई सीलिंग एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट पहुंचती है, तो इसका मतलब है रास्ते में कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, अदरवाइज हुई है। तो इट वॉज द सील एंड सीलिंग। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। तो ये थे हमारे कुछ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हिस्ट्री से। और देखिए, बिना आपने हिस्ट्री की किताब उठाए, एनसीईआरटी उठाया, आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली, तो होपफुली ये वीडियो एकदम ही क्या बोलते हैं, एकदम अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो कन्फर्मली फंसेगा ही फंसेगा। बाकी हमारा लक फंसता है कि नहीं फंसता है। तो अगर ये मेरी क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन बोलने जा रही थी, सॉरी, अगर मेरी एफर्ट पसंद आई ना, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिकॉज आई कांट टेल यू कि कितना ज़्यादा ऐसी लाइक कहते हैं ना कि खदान से सोना निकालने वाली बात है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये एनसीईआरटी से समझ लो सोना निकाला है, तो कितना एफर्ट लगता है ना, आई कांट एक्सप्लेन। एंड दिस इज़ अबव फ्रॉम द लाइक एंड कमेंट्स, बट जो है कि एक थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। एंड हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। सो जय हिंद, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।